हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक नया कंसेप्ट आपके सामने ला रहे हैं। उस कंसेप्ट का नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। बच्चों, 1820 में ओरस्टेड नाम के साइंटिस्ट ने, ओरस्टेड नाम के इस विचार और थॉट्स करने वाले आदमी ने या वैज्ञानिकानं आपणाला इलेक्ट्रिक करंटमुळे मॅग्नेटिक परिणाम काय होतात याचा प्रॅक्टिकली आपणाला एक प्रयोग करून पुरावा दिलेला आहे कि हाउ डज करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर प्रोड्यूसेस द मैग्नेटिक फील्ड। कैसा मैग्नेटिक फील्ड बनाता है अगर कोई करंट कंडक्टर से जाएगा तो। इसीलिए उसका नाम है, परिणाम मैग्नेटिक है किसके? इलेक्ट्रिक करंट के। तो जब करंट जाएगा कोई कंडक्टर के थ्रू, उसके सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। ये प्रयोग हमें 1820 में कौन? ओरस्टेड नाम के साइंटिस्ट ने बताया है और दिखाया भी है। जब एक कंडक्टर के बाजू में रखा हुआ ये चुंबक निडल, जब करंट जाएगा इस वायर के थ्रू, तब ये डिफ्लेक्शन दिखा रहा है। जब करंट जाएगा इस वायर के थ्रू, डिफ्लेक्शन दिखा रहा है। तो डिफ्लेक्शन क्यों दिखाता है? ये मैग्नेट, ये छोटा सा मैग्नेट ही है, होता है मैग्नेटिक नीडल बोले तो ये मैग्नेट क्यों डिफ्लेक्शन बता रहा है? क्योंकि इस वायर ने सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड बनवाया है। तो कहता कैसे? देखो, दिखाता है लोगों को। देखो, मैंने इस वायर के थ्रू करंट भेज दिया तो ये नीडल, बाजू में रखा हुआ नीडल विचलित हो रहा है, डिफ्लेक्ट हो रहा है। तो इसका डिफ्लेक्शन का रीजन बताया उन्होंने कि बिल्कुल जब करंट जाएगा इस कंडक्टर के थ्रू, तब उसके सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। तो इसीलिए उसको कहा, उस परिणाम को कहा है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। बच्चों, मगर ओरस्टेड ने इतना ही कहकर गया कि जब whenever there is a current flowing through the conductor, magnetic field is produced around that conductor। बस इतना ही। और आगे क्या बताया उन्होंने? करंट की दिशा बदल गई तो डिफ्लेक्शन की दिशा भी बदलती है। द डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन डिपेंड अपॉन द डायरेक्शन ऑफ द करंट एंड द डायरेक्शन ऑफ द डिफ्लेक्शन suggested by the Oersted according to Swimmer's rule। स्विमर रूल, स्विम करने वाले आदमी के अकॉर्डिंग, जब आदमी स्विम करता है, लेफ्ट हैंड सामने लिया तो मुंह इधर होता है, राइट हैंड सामने लिया तो मुंह इधर जाता है। जब उनका लेफ्ट हैंड सामने आएगा और जिधर मुंह है उधर उसका वो क्या करेगा? नॉर्थ पोल को बाहर देगा, मतलब नॉर्थ पोल को रिपेल करेगा। मतलब जिधर उसका मुंह है उधर उसका नॉर्थ पोल बन रहा है, इसीलिए नॉर्थ पोल रिपेल हो रहा है। तो बच्चों, जब इलेक्ट्रिक करंट लेफ्ट हैंड अगर सामने किया, लेफ्ट हैंड देखो, करंट के दिशा में वो जा रहा है, करंट के दिशा में वो जा रहा है ना बच्चों। करंट के डायरेक्शन में जब जाएगा, है ना, तो अगर आपका ऑब्जर्वेशन पॉइंट नीचे है या इधर है तो देखो, करंट अगर करंट की दिशा में जा रहा है ये, तो उसके सराउंडिंग में जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है ना, उसका अगर उसका लेफ्ट हैंड सामने है, करंट के दिशा में स्विम करने वाले आदमी का लेफ्ट हैंड सामने है, जिधर मुंह होता है उधर अगर आपने नॉर्थ पोल रखा तो नॉर्थ पोल को रिपेल करेगा। यानी कि जिधर उसका मुंह है उधर उसका नॉर्थ पोल बन रहा है। बच्चों, इस तरह नीडल का डिफ्लेक्शन कैसे होता है? स्विमर्स रूल से होता है। जब करंट जाएगा
स्विमर के डायरेक्शन में और स्विमर ने लेफ्ट हैंड सामने किया तो जिधर मुंह है उधर उसका क्या, जिधर मुंह है उधर उसका नॉर्थ पोल बनेगा, यानी कि नॉर्थ पोल दूर जाएगा। तो ये है बच्चों स्विमर्स रूल। अब स्विमर्स रूल हो गया, मैग्नेटिक नीडल का डिफ्लेक्शन बताने के लिए हो गया, मगर बनाते हुए मैग्नेटिक फील्ड की दिशा बताने के लिए ओरस्टेड ने सजेशन किया है राइट हैंडेड थंब रूल या तो लेफ्ट हैंड, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से हमें पता होता है मैग्नेटिक फील्ड किस दिशा में बनेगा। देखो बच्चों, अगर ये मैग्नेटिक फ्लेमिंग्स राइट हैंड थंब रूल भी यूज कर सकते हैं, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल भी यूज कर सकते हैं। करंट आई डायरेक्शन में जा रहा है, करंट इस दिशा में जा रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनेगा। बच्चों पहले मैं राइट हैंड थंब रूल से बताता हूं। अगर आपने आपके राइट हैंड में करंट कैरिंग कंडक्टर को पकड़ा है, मगर कैसे पकड़ा है, ये 4 उंगलियां उसके सराउंडिंग में घुमाया है और ये थंब अलोंग इट्स करंट स्ट्रेच किया है, अलोंग इट्स लेंथ स्ट्रेच किया है। ऐसा अगर आपने पकड़ा होगा किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को, मान लीजिए, मत पकड़िए, शॉक लगेगा, तो मान लो करंट कैरिंग कंडक्टर को आपने राइट हैंड में ऐसे पकड़ा है, थंब स्ट्रेच किया है और ये मैग्नेटिक क्या है, मैग्नेटिक फील्ड की दिशा बताते वक्त थंब स्ट्रेच किया है। ये 4 उंगलियां 4 fingers आर कर्ल्ड अराउंड द कंडक्टर। इफ thumb denote the direction of the current, then curled finger denote the direction of magnetic field produced by that current। तो ये है बच्चों मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। स्ट्रेट कंडक्टर से करंट जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा सर्कुलर, अगर सर्कुलर करंट से करंट जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा स्ट्रेट लाइन, लीनियर। तो चलो बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताने के लिए राइट हैंड थंब रूल को यूज कीजिए। अगर आपने राइट हैंड में आपका ये करंट कैरिंग कंडक्टर पकड़ा होगा, ऐसा मान लीजिए, अंगूठा जिस करंट के डायरेक्शन में अगर स्ट्रेच किया होगा तो ये कर्ल्ड फिंगर गिव्स द सेंसेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय दैट करंट। तो देखिए बच्चों, करंट की दिशा कैसे पता करते हैं हम राइट हैंड थंब रूल से, और उसको हम पाम रूल भी कहते हैं, राइट हैंडेड पाम रूल। पाम रूल कैसे बेटा, देखो, अगर ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, पाम हमने ऐसा पकड़ा, ये अंगूठा करंट के डायरेक्शन में है ना बेटा। अब अगर इधर का पॉइंट मानते हैं तुम, जिधर पाम है उधर मैग्नेटिक फील्ड रहेगा, पी नीचे गए तो पाम जिधर है मेरे तरफ है तो मैग्नेटिक फील्ड मेरे तरफ रहेगा। अगर इस पॉइंट का बताते हो, देखो पाम नीचे है तो मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अगर इधर का पॉइंट लेते हो, देखो मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है ना, करंट किधर है, देखो ये करंट है ना, इधर नीचे, इधर मेरे तरफ, इधर ऊपर और इधर तुम्हारे तरफ। इस तरह अगर करंट इस दिशा में है, इस दिशा में है, ऊपर इधर है, इधर नीचे है, इधर तुम्हारे तरफ और यहाँ पे ऊपर है, तो मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड करेगा पाम रूल या राइट हैंडेड थंब रूल से हम मैग्नेटिक फील्ड बताते हैं बच्चों। तो इस तरह मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई, नीडल के डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन हो गई, मगर मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बताने में असफल रहे ओरस्टेड जी। तो इसीलिए मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला, मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बताना है, हाउ टू मेजर द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द करंट कैरिंग कंडक्टर। ये काम किया है किसने, बायोट एंड सावर्ट्स, ये दोनों मिलके ये काम किए हैं बच्चों, इसीलिए उसका नाम बायोट एंड सावर्ट्स लॉ जाना जाता है। तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द करंट कैरिंग कंडक्टर, उन्होंने बनाए हुए मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बायोट एंड सावर्ट्स क्या कहते हैं, अगर किसी छोटे कंडक्टिंग एलिमेंट के थ्रू, अगर छोटे लंबे स्मॉल लेंथ वाले करंट कैरिंग एलिमेंट से अगर करंट कोई जाएगा तो
करंट जाने से, उस छोटे टुकड़े से थ्रू जाने वाले करंट ने बनाए हुआ स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बायोट सावर्ट्स लॉ क्या कहते हैं उसके बारे में आज जानकारी देंगे बच्चों। ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट होने के बाद पहला मैथमेटिकल फार्मूला बन रहा है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर का, बनेगा वो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर, करंट कैरिंग कंडक्टर। ओके बेटा, यस। तो करंट कैरिंग कंडक्टर ने बनाया हुआ मैग्नेटिक फील्ड के लिए हम जो भी फार्मूला बना रहे हैं वो है बायोट एंड सावर्ट्स लॉ, सावर्ट्स लॉ। ओके, इन दोनों ने मिलके क्या बताया बच्चों, अगर इस वायर है, इस वायर के थ्रू अगर करंट आए जा रहा है, उसका छोटा सा टुकड़ा हमने ओपन रखा, पूरा वायर क्या कर दिया, कोटेड कर दिया है, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल से कोट कर दिया है, उन्होंने बनाया हुआ मैग्नेटिक फील्ड बाहर नहीं आएगा ऐसा मान लिया है। तो कोटेड, ये कोटेड वायर है, अंदर से करंट इस दिशा में जा रहा है, तो इसका इतना ही पार्ट ओपन करके रखा है उन्होंने। जैसे हम वायर, ये वायर होता है, ऊपर से ये प्लास्टिक का केबल होता है और उसको हम कट करते तो अंदर कंडक्टिंग कंडक्टर दिखता है, तो ऐसा हम एक्सपोज कर दिया उसको, इतना लंबा एक्सपोज कर दिया। तो उस तरह इतना लंबा, कितना लंबा है, डीएल लेंथ का लंबा वायर है, और करंट के दिशा से हम उसको एलिमेंट बोलते हैं, एलिमेंट वेक्टर मानते हैं। तो जो वेक्टर करंट के डायरेक्शन में जा रहा है, क्योंकि करंट को एरो नहीं दे सकते हम, करंट वेक्टर नहीं है, स्केलर है, इसीलिए एलिमेंट वेक्टर को बना रहे हैं। ऐसा एलिमेंट है जिसका मैग्नीट्यूड इस टुकड़े के लेंथ इतना है और दिशा करंट के डायरेक्शन में, उसको एलिमेंट वेक्टर कहते हैं। डीएल लेंथ वाला करंट के डायरेक्शन में लिया हुआ वेक्टर, उसको हम एलिमेंट वेक्टर बोलते हैं। इस एलिमेंट वेक्टर के द्वारा करंट आए जा रहा है, डीएल लेंथ का ये एलिमेंट है, उसका मिड पॉइंट मैंने मान लिया, और इससे हम कुछ डिस्टेंस आर डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड देखा, मैग्नेटिक फील्ड को एक्सपिरियन्स किया है। यहाँ इथं आपल्याला मॅग्नेटिक फील्ड मिळालं, इथं मॅग्नेटिक निडल ठेवली तर मॅग्नेटिक निडल डिफ्लेक्ट झाली, मग आपण मोजायला सुरुवात केलो, मग इथल्या मॅग्नेटिक फील्डची स्ट्रेंथ, मॅग्निट्यूड, डायरेक्शन तर सांगितलं ना, राईट हँडेड थंब रूल किंवा पाम रूल नुसार, परंतु स्ट्रेंथ म्हणजे मॅग्निट्यूड बद्दल बोलायचं आहे। द मॅग्निट्यूड ऑफ मॅग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड ॲट दिस पॉइंट इज डीबी। आणि मग हा, यानी इथं बनवलेला अँगल थीटा आहे, करंट आय जाता है, डीएल लांबीचा तुकडा आहे आर पोझिशनवर, डीबी मॅग्नेटिक फील्ड इतकं स्ट्रेंथ असणारा मॅग्नेटिक फील्ड तयार केला। आता बघा बायोट आणि सावर्ट्स काय करतात, या तयार झालेल्या मॅग्नेटिक फील्डचं मॅग्निट्यूड कडे निरीक्षण करतात, डिस्टन्स कॉन्स्टंट ठेवतात, थीटाला कॉन्स्टंट ठेवतात, ओके, आणि डीएल लेंथला कॉन्स्टंट ठेवतात। हळूहळू धीरे धीरे से करंट को बढ़ाया गया, तो करंट जैसे बढ़ रहा है उस तरह डीबी का मैग्नीट्यूड भी बढ़ रहा है। तो धीरे धीरे से करंट बढ़ाया तो मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ रहा है। तो इसका मतलब जैसे करंट कम कर दे मैग्नेटिक फील्ड कम हो रहा है, करंट बढ़ रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ रहा है, इसका मतलब दोनों के बीच में डायरेक्टली रिलेशन है। तो वो कहने लगे कि मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट फ्लोइंग थ्रू दिस करंट कैरिंग एलिमेंट। तो करंट को बढ़ाया तो जैसे करंट बढ़ता है वैसे मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड भी बढ़ रहा है, इसीलिए उसका रिलेशन उन्होंने बोला डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। ये पहला रिजल्ट है बेटा, तो ये पहला रिजल्ट ऐसा आया। अब दूसरा रिजल्ट पा रहा है, दूसरा रिजल्ट पाने के लिए उन्होंने करंट को कांस्टेंट रखा है और एलिमेंट के टुकड़े की लंबाई को बदला है, या तुकड्याची लेंथ वाढवत चालला। वाढवणं म्हणजे काय करतो, मधलं जे वायर आहे ना त्याला उघडं करायला लागला तो, म्हणजे याला इकडे खाली ओढतोय आणि याला वर ओढतोय,
मग याच्या मधलं वायर ओपन होतं ना, म्हणून as the length of element increases by keeping the current I, distance R and angle theta. Angle theta किसने किसके साथ बनाया है? एलिमेंट वेक्टर के साथ बनाया है, इसके साथ बनाया है पोजीशन वेक्टर आर बार ने। पोजीशन वेक्टर आर बार ने बनाया है एलिमेंट के साथ। ये एंगल भी कांस्टेंट रखा, ये डिस्टेंस भी कांस्टेंट रखा, करंट भी कांस्टेंट रखा, और बदल रहा है लेंथ ऑफ एलिमेंट। जैसे जैसे एलिमेंट की लेंथ बढ़ेगी वैसे वैसे लेंथ ऑफ ओपन वायर बढ़ रहा है, तो यहां का मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ भी बढ़ रही है। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड अगेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ एलिमेंट। केवळ करंटवर डिपेंड नाहीये, तर लेंथ ऑफ एलिमेंटवर सुद्धा मॅग्नेटिक फील्डचं मॅग्निट्यूड डिपेंड आहे। हा दुसरा निष्कर्ष, दुसरं कन्क्लुजन, दुसरा रिझल्ट। त्यानंतर पुढे नंतर काय केलं, मग आय ला कॉन्स्टंट ठेवलं, डीएल ला कॉन्स्टंट ठेवलं आणि थीटाला कॉन्स्टंट ठेवलं आणि हळूहळू डिस्टन्सला चेंज करू लागला। याच लाईनवर त्याला दूर किंवा जवळ नेऊ लागलं। तर जसं जसं दूर चाललं ना, तसं इन्व्हर्स स्क्वेअर लॉ नुसार, डिस्टन्सच्या इन्व्हर्स स्क्वेअर लॉ नुसार मॅग्नेटिक फील्ड कमी कमी होत चाललं। जवळ येऊ लागलो ना, तर इन्व्हर्स स्क्वेअर लॉ नुसार म्हणजेच मॅग्नेटिक फील्ड वाढू लागलं। म्हणजे दूर चाललात मॅग्नेटिक फील्ड कमी होतं, जवळ आलात मॅग्नेटिक फील्ड वाढायला लागलं। आणि या दोघात रिलेशन काढलं तर ते तिसरं कन्क्लुजन असं आलं, मॅग्नेटिक फील्डचं मॅग्निट्यूड इन्व्हर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वेअर ऑफ डिस्टन्स फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ द एलिमेंट। एलिमेंटच्या मध्यबिंदू पासून असणाऱ्या अंतराच्या इन्व्हर्स स्क्वेअर लॉ नुसार मॅग्नेटिक फील्ड प्रोपोर्शनल आहे। त्यानंतर फोर्थ कन्क्लुजन दिलं की मॅग्नेटिक फील्ड जे मॅग्निट्यूड ऑफ मॅग्नेटिक फील्ड जे आहे ना, इट इज कसं रिलेशन आहे। आता या केसमध्ये चौथ्या रिझल्टमध्ये कुणाला बदलला असेल त्यांनी, तर डिस्टन्स सेम ठेवलं, फिक्स पॉइंट ठेवला, एलिमेंटची लांबी पण 30 ठेवली, करंट पण सेम ठेवला, फक्त अँगल बदलत चालला। म्हणजे वायर असं वापरलं, म्हणजे वेगवेगळ्या अँगलला पाहिलं तर वेगवेगळ्या अँगलनुसार इथलं मॅग्नेटिक फील्ड पाहिलं, तर रिझल्ट असा आला, मॅग्नेटिक फील्डचं मॅग्निट्यूड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉट डिपेंड अपॉन डायरेक्टली थीटा, बट इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइन ऑफ अँगल थीटा, म्हणून साइन थीटा। म्हणून हे 4 रिझल्ट बायोट आणि सावर्ट्सनं मिळून बनवलेले आहेत आणि या 4 रिझल्ट वरनं त्यांनी एकच कंबाइन्ड रिलेशन सांगितलं आणि त्याला आपण सर्वजण म्हणतोय बायोट अँड सावर्ट्स लॉ। आणि ते कसं सांगतात, the magnitude of magnetic field due to current carrying element of length dl at a distance r by making an angle theta with position vector is given by proportional to I dl sin theta divided by r square. This is called Biot-Savart's law. Remember that Biot-Savart's law is applicable for short element, करंट कैरिंग शॉर्ट एलिमेंट के लिए अप्लाई करते हैं हम। तो इसीलिए ये बायोट-सावर्ट्स लॉ की स्टेटमेंट हो गई बच्चों। अब इसे इक्वेशन में लाना है, तो इक्वेशन फॉर बायोट-सावर्ट्स लॉ इक्वल टू म्यू नॉट डिवाइडेड बाय 4 पाई आइडियल साइन थीटा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ये जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट बोल के आया ना, इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट का वैल्यू एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है 10 टू द पावर -7। तो इसकी वैल्यू आई है 10 टू द पावर -7, यानी कि म्यू नॉट की वैल्यू आई है 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7। तो यह है मैग्नेटिक फील्ड का रिलेशन बताते वक्त बायोट ने लिया हुआ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी म्यू नॉट बाय 4 पाई। ये डिपेंड करता है मीडियम सराउंडिंग द कंडक्टर। अगर मीडियम बदल गया ना, मैग्नेटिक फील्ड की ताकत भी बदलेगी, मैग्नीट्यूड भी बदलेगा। मीडियम ये कौन है? परमेबिलिटी ऑफ द फ्री स्पेस। सराउंडिंग में एयर और वैक्यूम है तो म्यू नॉट लीजिए, अगर दूसरा कोई है
तो रिलेटिव परमेबिलिटी लेना होगा। परमेबिलिटी ऑफ एनी मीडियम टू परमेबिलिटी ऑफ वैक्यूम को हम बोलते हैं रिलेटिव परमेबिलिटी। तो रिलेटिव परमेबिलिटी म्यू आर इक्वल टू म्यू डिवाइडेड बाय म्यू नॉट माना जाता है। अगर कोई माध्यम दूसरा है सराउंडिंग में तो म्यू यहां लीजिए, म्यू की वैल्यू म्यू नॉट इंटू म्यू आर, इसको हम रिलेटिव परमेबिलिटी के फॉर्म में भी लिख सकते हैं बेटा। तो ये रहा म्यू नॉट बाय 4 पाई का रिलेशन, उसकी प्रैक्टिकल वैल्यू, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ये होते हैं। एसआई सिस्टम में उसको इतना वैल्यू दिया जाता है बेटा। तो ये रहा बायोट-सावर्ट्स लॉ। क्या है उसका लॉ? ये है, उस रिलेशन से इक्वेशन बनाया, यहाँ कांस्टेंट क्या लिया ये पता चला। इस तरह बच्चों इस बायोट-सावर्ट्स लॉ को हम समझ लिए। अब इसके 3-4 एप्लीकेशंस हैं। तो जो भी एप्लीकेशन बायोट-सावर्ट्स लॉ का कब तक चलता है तब तक उसका लेंगे, और जहां हम बायोट-सावर्ट्स लॉ को अप्लाई करने में कामयाब नहीं हो रहे हैं तब एम्पियर्स लॉ जैसा एम्पियर्स यूज करेंगे। पहले जब तक हमारा कुछ ऐसे स्पॉट्स है, कुछ सिचुएशंस ऐसे होते हैं वहां हम एम्पियर्स लॉ यूज नहीं कर सकते, और कुछ सिचुएशन ऐसे होते हैं वहां हम बायोट-सावर्ट्स लॉ यूज नहीं कर सकते हैं। इसीलिए जिसके लिए उसको बनाया गया है उसको उसी जगह पे यूज करना चाहिए। तो इसीलिए बच्चों अगर कंडक्टिंग करंट कैरिंग कंडक्टर ने एक अकेले करंट कैरिंग एलिमेंट ने बनाया हुआ मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो बायोट-सावर्ट्स लॉ को यूज करते हैं। दोनों ने बनाया हुआ तो भी हम बायोट-सावर्ट्स लॉ को यूज कर सकते हैं। मगर अगर ज्यादा वायर्स है, सिस्टम ऑफ करंट कैरिंग कंडक्टर्स के सिस्टम ने बनाया है, तब हम इस बायोट-सावर्ट्स लॉ को यूज करने में असफल हो सकते हैं। कुछ सिचुएशंस अलग होते हैं जहां हम बायोट-सावर्ट्स लॉ को नहीं यूज कर सकते, वहां एम्पियर्स लॉ जैसा एम्पियर्स लॉ बनाया जाता है। उसका स्टडी हम बाद में करेंगे। पहले हम बायोट-सावर्ट्स लॉ के एप्लीकेशन की तरफ जाने वाले हैं। तो बायोट-सावर्ट्स लॉ का पहला एप्लीकेशन बनता है बच्चों, using Biot-Savart's law, obtain an expression for the magnetic field due to circular coil। सर्कुलर कॉइल ने बनाया हुआ कंडक्टर के थ्रू अगर करंट जा रहा है तो उन्होंने बनाया हुआ मैग्नेटिक फील्ड हम कैसे इजीली निकाल सकते हैं, किससे? बायोट-सावर्ट्स लॉ से। ओके बेटा, तो पहला एप्लीकेशन हम इजी है इसीलिए उसको ले रहे बेटा। तो यूजिंग बायोट-सावर्ट्स लॉ ऑब्टेन एक्सप्रेशन फॉर फील्ड एट द सेंटर ड्यू टू करंट कैरिंग लूप। एक लूप है, करंट कैरिंग लूप है, आर रेडियस का करंट कैरिंग लूप है। मान लो ए रेडियस है उसका, तो ऐसा करंट कैरिंग लूप है, ये लूप हो गया, उसकी रेडियस ए है बेटा। तो ए रेडियस का करंट कैरिंग लूप है, उसके थ्रू करंट आए जा रहा है इस दिशा में। मान लीजिए अब यहाँ सेंटर है, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड कितना बनता है? तो बच्चों इस पॉइंट का हर एलिमेंट से, एलिमेंट यहाँ लीजिए, यहाँ लीजिए, यहाँ लीजिए, यहाँ लीजिए, यहाँ लीजिए, कहीं पे भी ले लो, तो सब एलिमेंट के मिड पॉइंट का डिस्टेंस रेडियस इतना ही रहेगा। चलो बायोट-सावर्ट्स लॉ अप्लाई करना है तो हमें क्या करना होगा? छोटा सा टुकड़ा पकड़ना होगा, छोटा सा टुकड़ा लेना होगा, उसकी लेंथ है dl। तो लेंथ dl वाला छोटा सा टुकड़ा हम मान रहे हैं और उसका एलिमेंट फैक्टर है इस दिशा में। करंट ऊपर जा रहा है ना, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिया ना आपने, तो ये एलिमेंट फैक्टर है, उसका मिड पॉइंट, ये उसका पोजीशन है। चलो बच्चों एलिमेंट फैक्टर और रेडियस एक दूसरे को कैसे होते हैं? परपेंडिकुलर, क्योंकि रेडियस हमेशा इस टेंजेंट को कैसी होती है? परपेंडिकुलर होती है सर्कल में। तो बताओ थीटा कितना आया? 90 आया। साइन 90 कितना होता है? 1। तो अकॉर्डिंग टू बायोट-सावर्ट्स लॉ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर बी ड्यू to the current I through this element of dl length
इज गिवन बाय म्यू नॉट डिवाइडेड बाय 4 पाई आई dl साइन थीटा डिवाइडेड बाय a स्क्वायर, है ना बच्चों। तो अब यहां थीटा की वैल्यू रखना बाकी है, बट थीटा इक्वल टू 90 डिग्री है तो साइन 90 बनता है 1, तो बन गया इक्वेशन db इक्वल टू म्यू नॉट डिवाइडेड बाय 4 पाई आई dl अपॉन a स्क्वायर। समझे बेटा? हाँ, तो अब चलो इतना सा छोटा एलिमेंट के थ्रू जाने वाले करंट ने यहां छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड बनवाया है dB, मगर हमारा पर्पज क्या है? पूरे इस करंट कैरिंग कंडक्टर ने लूप ने बनाया हुआ मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, तो इसका क्या लेना होगा? इंटीग्रेशन। इसने बनाया dB, इसने बनाया dB, इन्होंने भी बनाया dB, इन्होंने भी बनाया dB, dB dB dB, सबका टोटल करना है तो इंटीग्रेशन यूज करेंगे, कंटिन्यूअस है ना ये। तो देयरफॉर टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द लूप इज गिवन बाय इंटीग्रेशन ऑफ dB, तो इंटीग्रेशन म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन a स्क्वायर dl। ओके बेटा, तो अब इसमें जो जो कांस्टेंट है बाहर की जगह दिखा दो। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई करंट अपॉन a स्क्वायर, अंदर बचा सिर्फ dl। अब लेंथ dl कम से कम कितना रहेगा? 0 रहेगा, और सबसे बड़ा कितना रहेगा? 2 पाई r रहेगा, तो dl की लेंथ बदलेगी 0 से 2 पाई a। सरकमफरेंस कम से कम 0 वाला, सबसे बड़ा एलिमेंट 2 पाई a वाला, ये रेडियस है उसकी। तो चलो बच्चों ले लिए, इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा? यल आएगा। यल का अपर लिमिट 2 पाई है, लोअर लिमिट 0 है, तो चलो चलो लोट चलो आई डिवाइडेड बाय a स्क्वायर इंटू 2 पाई a माइनस 0 है, तो 0 माइनस हुआ तो कोई मतलब नहीं है, वो कैंसिल हो जाता है। अब यहाँ 2 पाई ये है, ये 2 पाई, पाई के साथ एक पाई गया, a के साथ a गया, और 2 के साथ एक 4 में का एक 2 गया, तो लास्ट में हमें आंसर मिला है बच्चों एट द सेंटर b इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2a, पाई नहीं ना a। तो ये आया बच्चों मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ड्यू टू करंट कैरिंग लूप ऑफ रेडियस a विच कैरीज द करंट I। तो ये बन गया इक्वेशन फर्स्ट। तो अगर आपको किसी ने बोला ना रेडियस दी जाती है, इस सर्कुलर लूप की रेडियस इतनी है, उसके थ्रू करंट I जा रहा है, तो बताओ मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा? तब आपको B इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2a से डिनोट करना होगा। अगर बच्चों आपको अगर उसने घुमा के थोड़ा सा घुमा के पूछा है क्या? फाइंड फील्ड एट द सेंटर ड्यू टू करंट कैरिंग लूप, नहीं कॉइल बनाया है, तो कॉइल में एक से ज्यादा टर्न होते हैं, तो सर्कुलर कॉइल है, सर्कुलर कॉइल है और उसके अंदर n लूप है, n नंबर ऑफ लूप्स है, तो बताओ n नंबर ऑफ टर्न्स है, तो पूरे एक टर्न में से जा रहा है करंट I, तो n नंबर ऑफ टर्न में से जाएगा करंट n टाइम्स I, तो n यहां लेना होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल कंसिस्ट ऑफ n नंबर ऑफ टर्न्स, तो फॉर्मूला बन रहा है म्यू नॉट ni अपॉन 2a। तो ये बन गया फील्ड एट द सेंटर ड्यू टू सिंगल करंट कैरिंग सर्कुलर लूप और n नंबर ऑफ करंट कैरिंग लूप्स, n नंबर ऑफ लूप्स ने बनाया हुआ ये उसका मैग्नेटिक फील्ड है। ये रहा बच्चों पहला एप्लीकेशन बायोट सावर्ट्स लॉ का, ये इजी था इसलिए उसको मैंने पहले ले लिया। अब चले सेकेंड एप्लीकेशन लेने जा रहे हैं। उस एप्लीकेशन का बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत क्या अप्लाइड माना जाता है, हर जगह पे उसका ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, हर जगह पे उसको ज्यादा यूज करते हैं बेटा। तो उसका नाम है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट कंडक्टर, लीनियर स्ट्रेट कंडक्टर। अब उसमें अलग अलग वैरायटी आती है, इनफाइनाइट लेंथ का हो तो कैसे,
फाइनाइट लेंथ का हो तो कैसे, अगर बेंड हुआ तो कैसे, तो यहां से यहां तक कितना होता है। तो इसीलिए इंफिनिटी लेंथ वाले, वेरी लॉन्ग अगर कहा तो इंफिनिटी मान लो, तो वेरी लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर ने बनाया हुआ मैग्नेटिक फील्ड बनाना है। अब तो उसके पहले मैं एक जनरल फार्मूला निकालना चाहता हूं। फाइनाइट लेंथ वाला स्ट्रेट कंडक्टर लिया तो उसका मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालना है उसका फार्मूला बताता हूं, ताकि हम उस फार्मूले से हम अलग अलग क्या केसेस ले सकते हैं। इंफिनिटी लेंथ रहा, इधर इंफिनिटी रहा, इधर वहीं पे स्टॉप हुआ, दोनों तरफ इंफिनिटी रहा, तो कैसा फील्ड बनता है। ये जनरल फार्मूला याद रखना है बच्चों। डेरिवेशन करने के लिए फिर बायोट-सावर्ट्स लॉ की ही हेल्प लेना है, मगर डेरिवेशन लंबा सा डेरिवेशन है इंटीग्रेशन नाम का, उसको यूज करेंगे हम, और डेरिवेशन करके जो फार्मूला मिल जाएगा उससे हमें मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट कंडक्टर के लिए बना रहे हैं। और जब भी फार्मूला बना रहे ना हम, ये इनफाइनाइट लेंथ के लिए नहीं, फाइनाइट लेंथ के लिए बना रहे हैं, ताकि हम इसे किसी भी कंडीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जनरल फार्मूला बनाते हैं, बाद में उसको कंडीशन पे, हर कंडीशन पे यूज करते हैं बेटा। तो सेकंड एप्लीकेशन आ रहा है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट कंडक्टर ऑफ फाइनाइट लेंथ। फाइनाइट लेंथ वाले स्ट्रेट कंडक्टर ने बनाया हुआ मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है। तो कंडक्टर कैसा है, स्ट्रेट है। देखो ना बच्चों, यहां